मंच पर विराजमान श्रीमान दीपक भाई मेहता जी, श्रीमान अजय रांका जी, श्रीमान प्रदीप अग्रवाल जी, श्रीमान गजानन डांगे जी और सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, आदरणीय बहनों, यहाँ पर हम लोग एक विशेष चर्चा के लिए एक प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी में उपस्थित है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। गजानन डांगे जी ने एक प्रारूप रखा है विकास का मॉडल कैसा हो। हमारा देश सारे दुनिया में, विश्व में एक भिन्न प्रकार का देश है। हमारी कुछ भिन्नता है और जो हमारी जो एक भिन्नता है, एक स्पेशलिटी है, ये यूनिकनेस है, वो हमको ध्यान में रखना है। हम कौन है, हु आर वी। हमारी एक हिस्ट्री है, हम कौन थे, हम कैसे थे, हम क्या हो गए, आगे क्या होगा। हम समझते हैं एक बुद्धिजीवी लोग, आप जैसे लोग बैठे हैं, उनको इस पर्सपेक्टिव में जरूर विचार करना चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो तो करें, लेकिन जितना पीछे हम देख पाएंगे उतना आगे भविष्य में हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। हिस्ट्री जो है, दिस इज नोन एज थर्ड आई, जो पीछे देखती है, और बिना पीछे देखे आगे भविष्य में दूर तक देख पाना संभव नहीं होता। हम कौन थे। कई बार हमारी आंखों के सामने जो चित्र रखा जाता है भारत, और जो कई विदेशी तथाकथित सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और विद्वान लोग, उन्होंने भारत को जिस रूप में हमारे सामने रखा, उनमें से बहुत लोगों ने बहुत खराब ढंग से रखा। जैसे चर्चिल साहब थे, वो क्या कहते थे, अरे भारत असभ्य, इलिटरेट, अनसिविलाइज्ड, अनमैनेजेबल पॉपुलेशन, ऐसा देश है ये। अगर यहाँ के फैमीन में 10-20 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ लोग मर जाते थे एक फैमीन में। अकेले बंगाल में 1.5 करोड़ लोग मर गए 1942 में। तो चर्चिल साहब कहते ये क्या है, मरने के लिए ये लोग है। एक मिस मेयो नाम की एक महिला भारत में आई और भारत में आकर के उसने एक किताब लिख दिया, मदर इंडिया। वो इतना ही खराब लिखती है वो। ये कैसा देश है ये बारबेरिक लोग, ये तो लोग अनसिविलाइज्ड लोग। कोई बस समझने में इनको तो अभी सैकड़ों साल लगेगा, ऐसा वो लिखती है मिस मेयो। वही बड़ी लंबी एक श्रृंखला ऐसे लोगों की है जो भारत के बारे में ऐसा लिखते हैं। तो उन्होंने एक पर्सपेक्टिव भारत के बारे में सारे दुनिया में ऐसा फैला दिया, अरे भारत तो बिल्कुल ऐसा, हमने भारत को सिविलाइज बनाया है, हमने भारत को एजुकेशन दिया है, हमने भारत को कुछ छोटा मोटा इंडस्ट्री लगाने को दिया है, ये यूनिवर्सिटी हमने खोली है, हमने भारत को एक एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, एक जुडिशियल सिस्टम दिया है। ऐसा उन्होंने बताया और हमको भी लगने लगा हाँ ये बात सच है। हम धोखा खा गए। क्यों हम पर अपने इतिहास में नहीं गए, हमने इतिहास को नहीं देखा। इसलिए मैं कुछ 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। एक एंगुस मेडिसन नाम से एक अंग्रेज इतिहासकार है, ये इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखता है और कई वॉल्यूम्स इसने लिखे हैं। वो लिखता है भारत की इकोनॉमी कैसी थी। इंडिया स्टूड एट फर्स्ट रैंक। इंडियन शेयर इन वर्ल्ड इकोनॉमी वाज 30%, मोर देन 30% बिफोर क्राइस्ट। वो कहते 1000 BC इंडियन कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड ट्रेड दैट वाज मोर देन 30%, अप टू 34%, इक्वल टू द इकोनॉमी ऑफ होल यूरोप। सारे यूरोप का इतना इकोनॉमी था, वो जो वॉल्यूम अकेले इंडिया का, अकेले भारत का था।
और ये वॉल्यूम जो है 1000 BC से लेकर के 18th सेंचुरी तक सरवाइव किया। एक J.T. संडरलैंड करके एक अमेरिकन लेखक है, बड़े बहुत ख्याति प्राप्त लेखक है। वे भारत आए थे, तब भारत पराधीन था। उन्होंने एक किताब लिखा है, जिनकी पढ़ने में रुचि है उस किताब को पढ़ सकते हैं। वो किताब का नाम है इंडिया इन बॉन्डेज, इंडिया इन बॉन्डेज एंड हर राइट टू फ्रीडम। भारत पराधीनता में और इसका स्वाधीनता का अधिकार। J.T. संडरलैंड लिखता है कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो भारत कैसा था। वो लिखता है भारत एक ऐसा देश था जो दुनिया में हर सामान एक्सपोर्ट करता था। भारत स्टील एक्सपोर्ट करता था, भारत ऑर्नामेंट एक्सपोर्ट करता था, भारत बड़े बड़े शिप बना करके एक्सपोर्ट करता था। भारत जो सूती कपड़ा है, रेशम कपड़ा है, वूलन कपड़ा है, ब्लैंकेट है, कारपेट है, आइवरी आइटम्स है, स्पाइसेस है, परफ्यूम्स है, मेडिसिन है जो आयुर्वेद के थे वो है, एलिफेंट्स ट्रेंड है, ट्रेंड बर्ड्स है, एंड व्हाट नॉट। दुनिया में कोई भी ऐसा आइटम नहीं था जो वर्ल्ड में डिमांड हो भारत एक्सपोर्ट न करता हो। ये J.T. संडरलैंड का है। वो कहता है भारत में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, उस समय की जो इंडस्ट्रीज थी, भारत में बड़े बड़े बैंकर्स थे, भारत में एंटरप्रेन्योर्स थे, भारत में थे। आगे लिखता है ऐसा भारत तुमने पाया था जब तुम आए थे। When Britishers came in India, this was the India. What happened to it? तुमने क्या कर दिया इसका? ये कोई भारत के लेखक ने लिखा हुआ नहीं है। और J.T. संडरलैंड के इस पैराग्राफ को, पूरे को, लंबा पैराग्राफ है, मैंने तो ब्रीफ में आपको बता दिया। आर्नोल्ड टाइनबी ने इसको जस का तस अपनी किताब में रेफर किया है। आर्नोल्ड टाइन ने वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी है, नाउ वी कम टू इंडिया, द केस फॉर इंडिया, एक अलग किताब है। उसमें पूरा का पूरा पैराग्राफ जस का तस आर्नोल्ड टाइनबी ने कोट किया है। A.L. बाशम नाम के एक बड़े दूसरे लेखक हो गए, उन्होंने भी एक किताब लिखी है, कई किताबें लिखी है, लेकिन एक पुस्तक उनका है द वंडर इंडिया दैट वाज, ऐसा उसका नाम। वो ये लिखते हैं भारत हर सामान एक्सपोर्ट करता था। वो ये लिस्ट, लंबी लिस्ट वो भी बताते हैं, लेकिन अंत में लिखते हैं बट सिल्वर एंड गोल्ड। भारत के जहाज जाते थे, सामान बिक्री करके जब लाते थे तो केवल सोना और चांदी लाते थे। बंधु, अभी एक हमारा रिसर्च स्कॉलर है, BHU में मेटलर्जी का प्रोफेसर है, उसने एक नई बात मेरे को बताया। उसने कहा यूपी में एक स्थान है औतरंजी खेड़ा, वो औतरंजी खेड़ा एक नदी के किनारे एक खंडहर है बहुत पुराना। उसके एक्सकेवेशन में एक जग मिला है, जग। वो जग जो है वो ब्रास का है और 6000 BC का है। 6000 BC में भारत में मेटलर्जी का ये स्थिति थी। मतलब वी वर प्रिपेयरिंग ब्रास एलॉय, जो भारत में जो सोने का एक, लोहे का एक खंबा जो हम देखते हैं दिल्ली में, आप लोग कल्पना करिए वो एलॉय है, वो दैट इज नॉट द सिंपल आयरन। और वो लगभग ऐसा माने आज से लगभग 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पहले एक 20 टन एक एलॉय को मेल्ट करने वाला फर्नेस यहां कैसे बना होगा, और जिसमें रस्टिंग आज तक नहीं हुआ। और एक फर्नेस बनाना, एक 20 टन एलॉय को मेल्ट करना और सिंगल टाइम कास्टिंग कर देना उसकी। मैं मेटलर्जी के बड़े बड़े प्रोफेसर से पूछा, आप बताओ डिजाइन बना के दिखाओ मेरे को। आप बड़े इंडस्ट्रीज बैठे, आप लोग जानते हैं जो आयरन है ना, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1600 सेल्सियस है, एंड वी हैव टू मेंटेन दिस टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट 4.5 hours कंटिन्यूअसली, देन इट विल मेल्ट।
अगर 4.5 घंटे तक हम 1600 सेल्सियस को मेंटेन करेंगे लगातार, तब ये मेल्ट होगा। कॉपर एज पहले आया और भारत में 4000 बीसी कॉपर मिलता है। कॉपर के इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, आइटम्स मिलते हैं कॉपर, क्यों? कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1000 है और इसके लिए 2.5 घंटे तक मेल्ट करना पड़ेगा एंड इट विल मेल्ट डाउन। इसे कॉपर एज पहले आया। दुनिया में पहला जो कॉपर एज है वो भारत में, पहला जिंक का एक्सकेवेशन, जिंक मेल्ट करके जिंक बनाने का प्रोसीजर ये भारत में है। और केवल इतना ही नहीं, कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो जेटी संडरन लिखता है या रोल्टन भी लिखता है, एल बाशम लिखता है, जो हम एक्सपोर्ट न कर रहे हो। प्लिनी नाम का एक रोम का एक राइटर है, प्लिनी, PLINY, प्लिनी लिखता है, हम रोम के लोग जो है इतना लग्जूरियस आइटम हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, हम कई करोड़ स्टर्सिस जो वहां का जो मुद्रा है वो भारत भेज देते हैं। कम करो भाई, इसको कम करो। वो प्लिनी अपने दरबार में, रोम के दरबार में बोल रहा है, जो इजिप्ट में मम्मी निकला है उस मम्मी के ऊपर जो रैप्ड कपड़ा है वो भारत का है। दुनिया के बड़े से बड़े लोगों को पढ़ने के लिए भारत आना पड़ता था। वो तक्षशिला में आते थे, बाद में विक्रमशिला में आते थे, वे नालंदा में आते थे, वो चाइना के, कोरिया के, तिब्बत के, जापान के, मंगोलिया से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, लंका, म्यांमार और अफगानिस्तान, ईस्टर्न यूरोप के लोग पढ़ने के लिए भारत में आते थे। एंड एजुकेशन वाज कंप्लीटली फ्री। एक पैसा भी किसी विद्यार्थी को देना कभी नहीं पड़ता था। दिस वाज इंडिया, भारत ये था। अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक और चर्चिल क्या कहता है, मिस मेयो क्या कहती है, एक ऑर्चर विलियम है वो क्या कहते हैं, बहुत लोग, एक लंबी श्रृंखला है। रुडयार्ड किपलिंग क्या कहता है, रुडयार्ड किपलिंग कविता लिखता है, ए मेरे श्वेत बच्चों, व्हाइट मैन, प्लीज गो टू दोज कंट्री इन द बार्बरिक पीपल, ट्राई टू लिटरेट देम, ट्राई टू एजुकेट देम, ट्राई टू सिविलाइज देम। उन लोगों को, बार्बरिक लोग हैं, इनको तुम सिविलाइज करो। ये व्हाइट मैन्स बर्डन, ये श्वेत लोगों, बच्चों, तुम्हारे कंधों पर एक भगवान ने एक उत्तरदायित्व तो दिया है। ये क्यों ऐसा हमारे बारे में कहा गया? खैर, अब उसको जाने दीजिए। तो पहली बात तो ये है, हम कौन थे? दुनिया को व्याकरण देने वाले हम थे। ध्यान रखिए, आज इंग्लिश का ग्रामर है, चाहे वो लैटिन का ग्रामर है, फ्रेंच का ग्रामर है, जर्मनी का ग्रामर है, वो संस्कृत से गया है। दुनिया को लिपि देने वाले हम थे। दुनिया में जो भी स्क्रिप्ट आया है वो धीरे धीरे यहीं से ट्रांसफॉर्म होकर के दुनिया में गया है। ई पोकॉक करके एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था, 1852 में एक इतनी मोटी किताब लिखी है, इंडिया इन ग्रीक, इंडिया इन ग्रीक। वो लिखता है ग्रीक का अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। हमारा रिलीजियस है, कोई कस्टम्स है, हमारे ट्रेडिशंस है, हमारे फेस्टिवल्स है, हमारे जो लिटरेचर है, हमारे कथाएं कहानियां हैं, किस्से हैं, शिष्ट, सब तो हमने भारत से लिया है। वही ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय है, इतनी मोटा किताब लिखा, 650 पेज का। वो अच्छा, सारा यूरोप ग्रीक से सीखा है, ग्रीक ने भारत से सीखा है। तो दुनिया का कोई भी, वो अभी मैं एक दिन यहां था, शास्त्रा यूनिवर्सिटी में था, 3 दिन पहले तंजावुर में, वहां एक सेमिनार था। मैंने उनको एक प्रश्न पूछा, ये बताओ, जो महाभारत का युद्ध होता है, महाभारत के युद्ध में व्यास जी ने जो महाभारत लिखा है, वो एक तिथि लिखते हैं, तिथि, कौन सी डेट को ये युद्ध प्रारंभ हो रहा है, कौन सी डेट को भीष्म गिर गए, कौन सी डेट को भीष्म मर गए, कौन सा डेट को ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र, लेकिन डेट नहीं लिखते हैं। वो लिखते हैं आज का दिन, नक्षत्र ऐसा है, ग्रह ऐसा है, 27 नक्षत्रों की पोजीशन लिखते हैं, 9 ग्रहों की पोजीशन लिखते हैं। और वो आज अगर आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो डेट आ जाएगा, भीष्म पितामह कौन से दिन गिर गए और भीष्म पितामह उत्तरायण आने पर कौन से दिन मरे, तो माघ शुक्ल अष्टमी है, 3139 बीसी में।
एक सरोज बोला करके IRS ऑफिसर रही दिल्ली में है, उन्होंने इस पर इतनी मोटी मोटी 3 पुस्तकें लिखी है। उन नक्षत्रों की गति नापने का काम आंखों से देखना और नक्षत्रों का ज्ञान पता करना, ये हमने दिया दुनिया को। आइंस्टीन कहते हैं अगर भारत हमको डिजिट न देता तो विज्ञान की उन्नति कहां होती कहना कठिन है। हमने डिजिट दिए 1 2 3 4 5। 1 एकम से गया, 2 से 2 बना, 3 से 3 बना, पंचम से 5 बना, सप्तम से सेप्टा बना, अष्टम से ऑक्टा बना, नवम से 9 बना और डेसिमल से दशमलव से डेसिमल बना। ये हमने दिया है, 0 हमने दिया। हम कौन थे, पहली बात यह है अपने को ध्यान में रखना है। हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन जो है ये बारबरिक लोगों के द्वारा नष्ट कर दी जाती है, ध्यान में रखिए। पूरे रोम को जलाने वाले लोग बर्बर हूण थे, 100% इलिटरेट लोग थे जिन्होंने रोम को जला दिया। रोम के अनेक जो नगरों को नाश कर दिया, ये हूण लोग थे। इन्हीं हूणों से रक्षा करने के लिए चाइना ने दीवार खड़ी की थी। बंधुओं, अपने को ध्यान में रखना है हम कौन थे। 1947 एक टर्निंग पॉइंट फिर आता है। और हम गरीब थे तो इतने लुटेरे आते काय को थे। वो गजनी आया लूट के ले गया, वो गौरी आया वो लूट के ले गया, नादिर शाह लूट के ले गया, अब्दाली लूट के ले गया। क्या लूट के क्या ले जाते थे? उपले ले जाते थे क्या यहां से? ये अपने को ध्यान में रखना है। अब 1947 आता है। अंग्रेजों ने जो किया वो हमको मालूम है। जब अंग्रेज आया उस समय भी भारत का जो शेयर था वर्ल्ड इकोनॉमी में 18वीं सेंचुरी में ये मोर देन 20%, 25% था। अंग्रेज जब गया तो इंडियन शेयर वाज सिंपली 2% जो वर्ल्ड इकोनॉमी में था। वो लंबी कहानी है, वो उसमें आज आपके सामने में उसको रखना उचित नहीं समझता। 1947 में भारत की आबादी यहां लगभग 36 करोड़ 35 करोड़ के आसपास थी। 1951 के सेंसस में भारत को बहुत विचित्र स्थिति में अंग्रेजों ने छोड़ दिया। एक और देश की एकता, दूसरे यहां की गरीबी, यहां की सारे विद्यालयों को नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने। तो सारे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना था, पुराना सिस्टम नष्ट हो चुका था। पुराने जो कारखाने थे वो नष्ट हो चुके थे। सिविलाइजेशन तेजी से आगे बढ़ा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा था। 1000 साल की गुलामी और संघर्ष में से भारत 1947 में जब सामने आया, बहुत दुखद स्थिति थी। इतनी दुखद स्थिति थी कि हम लोग 50s और 60s का जब हम देखते हैं रेट्रोस्पेक्टिव वे में, भारत अपने 40 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर पाता था। हर दिन कम से कम 30, 40, 50 शिप भारत के पोर्ट पर आकर के लगते थे। तुरंत यहां से गेहूं चावल सारे देश में डिस्ट्रीब्यूट होता था और बाहर मजाक बनता था, फ्रॉम शिप टू माउथ। India was producing only 1.5 crore ton wheat and 4-5 crore ton paddy. Now we are producing 12 crore ton wheat, 10 times more. We are producing about 14 crore ton paddy. आज भारत लगभग 22 करोड़ टन 23 करोड़ टन खाद्यान्न पैदा करता है और जनसंख्या वो 40 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ है। भारत 3 करोड़ टन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता है एनुअली। हम अपने कंजम्पशन से ज्यादा पैदा करते आज हम, और ऐसे गरीब देशों को हम लोग या तो बिना पैसे के बहुत सस्ते दर पर देने को तैयार है। और अभी हम लोगों ने अपनी सारे पोटेंशियल को अभी एक्सप्लोइट नहीं किया है, एक्सप्लोर नहीं किया है। कभी कभी चाइना से बाकी लोगों से लोग एक तुलना कर देते हैं, कंपैरिजन करते हैं। चाइना जो है दैट इज प्रोड्यूसिंग इतना किलोग्राम इतना पर हेक्टेयर, भारत अब इतना कर रहा है। वो तो कोई अच्छी तुलना नहीं है। चाइना अपना भुगतेगा कल को, वो इतना केमिकल डाल के प्रोड्यूस करता है, तो कल वो क्या होगा उसकी जमीन का भगवान जाने। लेकिन हम अपने रिक्वायरमेंट से ज्यादा पैदा कर रहे हैं भाई।
एक समय था भारत केवल 30-40 लाख टन शुगर पैदा करता था, आज भारत 440 लाख टन शुगर पैदा करता है। हम दुनिया के सबसे नंबर 1 शुगर प्रोड्यूसर है आज। हम दुनिया के नंबर 1 वेजिटेबल और फ्रूट्स के प्रोड्यूसर है आज। भारत दुनिया में नंबर 2 पर स्टील प्रोड्यूस करता है। आजादी मिली तो भारत 150 ml मिल्क पर कैपिटा पर डे प्रोड्यूस कर रहा था। 150 ml per capita per day. Now we are producing more than 450 ml per day per capita. 3 times more. आबादी बढ़ी। इंडिया दूध के प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 है। बहुत से क्षेत्र है। आज भारत डॉक्टर्स को बाहर भेजने में वर्ल्ड में नंबर 1 है। अभी कल ही मैं एक एम्स के एक न्यूरो सर्जन से बात कर रहा था, प्रोफेसर है न्यूरो सर्जरी का। मैंने कहा तुम बताओ शाश्वत भाई, तुम्हारे बैच में कितने लड़के सर्जरी पीजी में थे? बोले हमारे बैच में 35 लोग हमारे बैच के थे। उसमें 28 लोग विदेश चले गए। हम 7 लोग इंडिया में केवल आज है। एक वो समय था, अब उतने परसेंटेज में नहीं जाते, अब कम जाते हैं। आज दुनिया का कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां भारत के बच्चे वहां न पढ़ा रहे हो या न सर्विस करके वहां सेवा कर रहे हो। और इंडियन डॉक्टर्स के बिना अब दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल चलाना मुश्किल हो गया। इंडिया के इंजीनियर्स के बिना आज दुनिया की कोई कंपनी चलना मुश्किल हो गया। इंडिया की नर्सेस के बिना कोई हॉस्पिटल चलना मुश्किल हो रहा है। इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स है, इंडिया के जो मैनेजर्स है, आज दुनिया की हर एक बड़ी कंपनी में आज बैठे हैं। केवल 1000 सीट था भारत में 1947 में मेडिकल कॉलेज में, आज 1,10,000 सीट है एमबीबीएस का। आज जो डीआरडीओ है, हमारा इसरो है, हमारे जो आईटी का सेक्टर है, ये सब दुनिया में 1, 2, 3 रैंक पर है आज हम लोग। पेपर पब्लिकेशन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो पेपर पब्लिकेशन में भारत ऊपर के 4-5 देशों में आ गया। 2.5 लाख से ज्यादा पेपर इंडिया पब्लिश करता है और वर्ल्ड मैगजीन्स में होते हैं, रिसर्च जर्नल्स में होते हैं ये पेपर। हाँ जी, बट ठीक है, अभी हम 3-4 देशों से बाद में है। हमसे आगे जर्मनी है, हमसे आगे अमेरिका है, हमसे आगे चाइना भी है। लेकिन भारत की जो प्रगति है, भारत जो 50 के बाद 47, ये कम नहीं है। आज हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स बनाते हैं, देखे आपने? हम वर्ल्ड क्लास हम लोग हाईवेज बनाते हैं, आप लोगों ने देखे? हमारे आईआईटीज, हमारे एनआईटीज, हमारे आईआईएम्स, हमारे सीएसआईआर की हमारी लैब, डीआरडीओ की लैब वर्ल्ड क्लास है। हम नंबर 2 नहीं है। अपने कोई बात ध्यान में रखना है। हम उस कठिनाई में से निकले हैं जिस कठिनाई में हमको बार्बरिक कहा जाता था, हमको अनसिविलाइज कहा जाता था, हमको इलिटरेट कहा जाता था। चर्चिल साहब ने एक और बात कही थी, अरे भारत को तुम आजादी जल्दी दे दोगे, ये देश लड़के टूट जाएगा, बिखर जाएगा, एक रह नहीं सकते लोग, ये कुछ जानते ही नहीं है और ये ब्लेम हमारे ऊपर आएगा। हमने ऐसे मूर्ख लोगों को आजाद कर दिया जो देश चलाने के काबिल नहीं थे। ये चर्चिल का स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट। आज ब्रिटेन टूटने के कगार पर है। क्यों? स्कॉटिश और आयरिश दोनों पीपल बाहर निकलना चाहते हैं। भारत एक है। क्यों? भारत अंदर से एक था। हमारे संविधान हमको एक करता है ऐसा नहीं है। हमारे रेलवे ने एक कर दिया, हमारे पोस्ट एंड टेलीग्राफ ने एक कर दिया, सेना ने एक कर दिया, ऐसा नहीं है। भारत हजारों साल से एक है भाई। हमारी जो डेफिनेशन नेशन की है, राष्ट्र की है, वो यूरोप के डेफिनेशन से मेल नहीं खाती। हम अलग है भाई। वो एक लैंग्वेज का एक नेशन बन जाता है या सैकड़ों लैंग्वेजेस का एक राष्ट्र है हमारा भाई। हमको समझो तो सही। और कई बार उन्हीं की भाषा में हमारे लोग बोलने लग जाते हैं। इसलिए मैंने कहा, ऋग्वेद के समय से भारत नाम चल रहा है। भारत, भारत माने ऊपर हिमालय से लेकर कर कन्याकुमारी तक, इधर प्राग ज्योतिष और आसाम मणिपुर से लेकर के यहां सिंध तक हमारा भारत एक था। ये राष्ट्र था, ये राज्य नहीं था। ये सैकड़ों राजा थे लेकिन भारत एक था। और अहिल्याबाई जब इंदौर की महारानी बन जाती है,
उसको ध्यान क्या आता है, बद्रीनाथ में मंदिर टूट गया है, वहां धर्मशाला भी चाहिए। उसको ध्यान क्या आता है, केदारनाथ में धर्मशाला चाहिए, जगन्नाथपुरी में धर्मशाला चाहिए, सोमनाथ का मंदिर फिर बनवाना है, काशी का मंदिर बनवाना है। वो इंदौर की महारानी है, लेकिन उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में भारत घूमता है। बंधुओं, ये हमारे देश का वैशिष्ट है, ये यूनिकनेस है। दुनिया का कोई भी देश हो, उसके ये कल्पना ही नहीं है उनको। एक राज्य का राजा अपने राज्य के बाहर डेवलपमेंट करता है, वो सोच भी नहीं सकते। और भारत में ऐसे सैकड़ों राजा थे। काशी के घाट जाकर के कभी आप देखिए तो आपको ध्यान में आएगा, एक घाट कोई भरतपुर के राजा ने बनवाया, एक घाट ग्वालियर के राजा ने बनवाया, एक घाट जयपुर के राजा ने बनवाया, एक घाट हमारे मैसूर के राजा ने बनवाया है। ये भारत है। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय देखिए तो वहां हॉस्टल्स देखिए, एक हॉस्टल मोरवी के लोगों ने बनवाया है, एक हॉस्टल राजपूताना के लोगों ने बनवाया है, एक हॉस्टल डालमिया जी ने बनवाया है, एक हॉस्टल बिरला जी ने बनवाया है। सारे हिंदुस्तान के लोगों ने वहां जाके डिपार्टमेंट हॉस्टल्स बनवाए। क्यों? काशी अपना है। हम रहते तो मैसूर में, लेकिन काशी अपना है। जो राष्ट्र के बारे में, भूमि के बारे में, देश के बारे में, एकत्व के बारे में हमारी कुछ विशेषताएं हैं। हमने आर्थिक उन्नति अपनी की है 50 के बाद और हम आगे बढ़ रहे हैं बंधुओं। लेकिन एक दूसरी बात अपने को ध्यान में रखनी है, हम उन्नति तो कर रहे हैं, लेटर और सूनर जीडीपी बढ़ रही है, आगे आगे और बढ़ती चली जाएगी। अब 6-7% के रेट से हम बढ़ रहे हैं और ये दुनिया में लगभग हम कहें सबसे अच्छा ग्रोथ है। अमेरिका का 2% है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज का सबका 1.5-2.5% का जीडीपी रेट है, ग्रोथ रेट। हमारा कंटिन्यूअसली लगातार पिछले 20-25 सालों में 5-6-7% से आगे चल रहा है। ये भारत की जो इनहेरेंट जो ताकत है उसके आधार पर हम उन्नति कर रहे हैं। अब एक दूसरी बात पर आता हूं, देर सवेर भारत की आर्थिक उन्नति हो जाएगी। भारत की लिटरेसी का रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो जब अंग्रेज जब गया, हमारी शिक्षा तो नष्ट कर दी उसने, वो छोड़ दीजिए, लेकिन 47 में भारत की लिटरेसी केवल 7-8% थी। तो उनके हिसाब से वो जो एजुकेशन दे रहे थे वो लिटरेसी, दैट वाज ओनली 6-7%। भारत अब 78% लिटरेसी पर है और ऊपर के 80 साल के लोगों को निकाल दिया जाए तो भारत का लिटरेसी रेट जो है 80% के आसपास है। नीचे के बच्चों का जो एजुकेशन का स्कूल जाने का परसेंटेज 99 है। केवल 1% बच्चा ऐसा है जो स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसकी भी कोशिश चल रही है, उसको भी स्कूल भेजो। दुनिया को आश्चर्य हो गया जी, इतनी तेजी के साथ लिटरेसी भारत में आ जाएगी। तो बंधुओं, अब आर्थिक उन्नति के हम एक दूसरे पैरामीटर पर विचार करते हैं। दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले 2 शताब्दियों में साइंस ने बहुत तेज उन्नति की है, नए नए रिसर्च आए हैं। साइंस का रिसर्च तुरंत जो है वो टेक्नोलॉजी में बदलता है, टेक्नोलॉजी का आइटम तुरंत इंडस्ट्री में जाता है, इंडस्ट्री आइटम बना करके मार्केट में डाल देती है, मार्केट विज्ञापन करके उसको लोगों को खरीदने के लिए इंस्पायर करता है और लोगों के मन में आता है खरीदो, एक सामान खरीदो, एक सामान खरीदो। एक कीन्स करके बड़ा अर्थशास्त्री हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, उसने एक थ्योरी दी। उन दोनों एकदम मंदी का दौर था, ये दुनिया में कैसे मंदी दूर हो, तो कीन्स ने कहा लोगों के मन में भाव जगाओ, जल्दी खरीदो, सामान खरीदो, परचेज करो, परचेज मोर, पैसा दे दो, उधार दे दो, परचेज मोर, खरीदने दो। जरूरत है नहीं है उसकी चिंता मत करो, मार्केट बढ़ाओ। ये खरीदेगा ना तो ये खरीदेगा, मार्केट चल जाएगा, इंडस्ट्री भी चल जाएगी, एकदम इकोनॉमी में बूस्ट आ जाएगा। ये कीन्स की थ्योरी थी, थ्योरी तो सफल हो गई, लेकिन कंज्यूमरिज्म बेहिसाब बढ़ गया। मार्केट ने एक दिशा पकड़ ली, मार्केट ने ऐसी दिशा पकड़ी, आपको जरूरत है चाहे नहीं जरूरत है, मार्केट एक रिक्वायरमेंट, एक नीड क्रिएट करता है। अगर आपने इस ब्रांड का जूता नहीं खरीदा तो आप आदमी कहलाने के लायक ही नहीं है। आप तो अब इस ब्रांड की शर्ट नहीं पहनते तो आप कैसे लड़के हैं आप?
ये गाड़ी नहीं खरीदी तो अब क्या कमा रहे हैं आप? इस अपार्टमेंट में नहीं रहते तो अब कौन दुनिया में रह रहे हैं आप? हर एक को ऐसा लगता है हाँ ऐसा डाइनिंग टेबल होना चाहिए, मेरे हाथ में ऐसी घड़ी होनी चाहिए, इस ब्रांड की टाई, इस ब्रांड का जूता, इस ब्रांड का मेरा बैग, इस ब्रांड की मेरी गाड़ी। ये कंज्यूमरिज्म का मार्केट ऐसा बूम किया सारे दुनिया में, सबको एक टेक्नोलॉजी आ गई कैसे सामान बेचा जाता है। और आप लोगों में कई लोग इसके एक्सपर्ट यहां बैठे होंगे। जरूरत नहीं है, हम घरों में जाते देखते हैं, इनके घर में प्रदीप जी के घर में, हम पूछे नहीं है संकोच में, 10 डिब्बे रैप किए हुए रखे होंगे। हम संकोच में पूछते नहीं, हम कई घरों में पूछ के देखे, उत्तर एक ही मिलता है। हमने बताया बहन जी क्या इतना 20-25 से कार्टन भरे रखे हैं, क्या है? अरे छोड़िए भाई साहब, क्यों छोड़े, क्या है बताओ इसमें? अरे कुछ नहीं, इसमें डिनर सेट है, इसमें लंच सेट है, इसमें कपड़े रखे हैं, डबल बेड के शीट। क्यों इतना क्यों ले आए? अरे मार्केट में सस्ता मिल रहा था, 2 की जगह 3 दे रहा था, हम ले आए। एक थर्ड फ्री मिल रहा था। उनका पति हंसता है, हमारा क्या बताएं भाई साहब, ये हमारी पत्नी है, हम कुछ कह तो सकते नहीं भाई साहब। पूरा कमरा भरा हुआ है, खुलता ही नहीं सामान। एक अच्छा ऑफिसर है, दिल्ली पहुंच गया तो उसको सामान पहुंचा तो हम देखे 6 महीने बाद एक कमरा भरा रखा है, ये सामान खुलता ही नहीं। क्यों खोलते क्यों नहीं? इसकी जरूरत ही नहीं है, खरीदा क्यों था? अरे ये ले आई भाई। ये एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं बस। बंधुओं, ये बहुत खतरनाक रास्ते पर दुनिया चल पड़ी है, बहुत खतरनाक है। ये कंज्यूमरिज्म जो है धरती को खा जाएगा। जो कंज्यूमरिज्म के कारण से सारा वर्ल्ड सिनारियो बदलता जा रहा है। अब देखिए हम इसमें बैठे है ना, इस हाल में, हाल तो बड़ा सुंदर है, लेकिन कैसे भी सूर्य का प्रकाश ना आवे, कैसे भी नेचुरल हवा ना आवे, कैसे भी जो नेचुरल टेम्परेचर वो न रहे। ये क्यों आया? इस टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत थी हमारे देश में? कम से कम अब सब अपने अपने घर के बारे में विचार करो तो बाहर प्रकाश है नहीं, पर्दा डाल देंगे, फिर लाइट जला देंगे। क्यों ऐसे आर्किटेक्ट बनते हैं? क्यों? वो विदेश में बनता था। अरे विदेश में ठीक था, यहां क्या जरूरत थी? हमारे घर में आंगन होता था, सब कमरों में लाइट चला जाता था। नहीं, अब आंगन बंद हो गया। अब नेचुरल लाइट के लिए हमने कोई सोर्स ही नहीं छोड़ा, लाइट जलाओ। अब जो लाइट जलाने में इतना बिजली खर्च हो रही है, इतना पे पावर प्लांट चल रहे हैं, एनटीपीसी चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। 10,000 वर्षों में जो कोयला डिपॉजिट हुआ था, 10,000 वर्षों में, उसको एक दिन में धरती फूंक रही है आजकल। अनइमेजिनेबल। 10,000 वर्षों में जो कोयला डिपॉजिट हुआ था एक नेचुरल प्रोसेस में, एक दिन में हम कंज्यूम कर रहे हैं। अमेरिका प्रति व्यक्ति 14 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष निकाल देता है, पर कैपिटा। प्रति व्यक्ति 14 टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है अमेरिका। कोई सीमा है कोई? नॉर्थ पोल की बर्फ कितना पिघल रही है, मतलब प्रति व्यक्ति सारी धरती में 700 करोड़ पॉपुलेशन है, तो प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति के खाते में 40-50 टन बर्फ प्रति वर्ष पिघल जाती है। जो लेयर है वहां पर लगभग 40-50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में बर्फ है, और बर्फ की लेयर लगभग कई किलोमीटर मोटी बर्फ की लेयर है। वो मेल्ट होकर के समुद्र में पानी जा रहा है। आइस का जो बर्फ है इसका डेंसिटी 0.9 है, पानी का डेंसिटी 1 है, और इतना लाखों टन बर्फ पिघल करके जब समुद्र में आ जाएगा तब धरती का एक्सिस बदल रहा है। धरती का एक्सिस बदलने से मानसून बदल रहा है, मानसून की दिशा बदल रही है। हिमालय का ग्लेशियर 30% सिकुड़ गया। मानसून की दिशा बदलते ही राजस्थान में बाढ़ आ रही है, बाड़मेर में बाढ़ आती है, जैसलमेर में बाढ़ आती है, लेह लद्दाख में कभी पानी नहीं पड़ता था, वहां बाढ़ आ जाती है, आसाम में सूखा है, दिल्ली में अभी पिछले वर्ष, अभी 1 वर्ष नहीं हुआ है, 6 महीने पहले की बात है, 5 महीने पहले एक दिन में इतना पानी पड़ गया, इतना 1 साल में नहीं पड़ता था। पूरा एयरपोर्ट का एक हिस्सा बैठ गया पूरा।
ये क्लाइमेट चेंज कर दिया हमने, एनवायरमेंट को बदल दिया। मनुष्य ने अपनी भूख के कारण से, अपनी ग्रीड के कारण से धरती के नेचर को, क्लाइमेट को बदल दिया। और अभी मनुष्य अपने को बदलने को तैयार नहीं है। अभी गुटेरस जो यूएन के सेक्रेटरी हैं, वे नेपाल गए थे, जानबूझ के नेपाल गए थे। वहां नेपाल में उन्होंने भाषण दिया, मैं सारी दुनिया की रूफ है, छत है, यहां से बोल रहा हूं, इस पागलपन को बंद कर दो। ये कंज्यूमरिज्म का जो पागलपन तुम्हारे सवार है तुम्हारे सिर पर, इसको कम करो, खर्चा कम करो, कंज्यूम कम करो। बंधुओं, बड़ी अपील है। अमेरिका हर साल लाखों टन कपड़े बेकार कर देता है। वो 2 महीना पहनने के बाद पैंट को फेंक देता है। उनको पैसा है, फिर नया कंज्यूम करता है, फिर फेंक देता है। वो फिर थर्ड वर्ल्ड में जाते हैं, गरीब देशों में बिक जाता है। कंजम्पशन का ये जो रेट है, ये कैसे कम हो? हम कभी कभी घरों में जाते हैं, भाई साहब देखते हैं, अरे कितने कोट तुम्हारे पास है, हम तो गिने नहीं भाई साहब कितना है, क्यों कितना है? अरे कहीं नहीं, कई हैंगर टंगे हैं, 10 या 50 हैंगर टंगे रहते, 1 कोट 2 कोट 10 कोट। जरूरत है क्या? कितने पैंट है, कितना जोड़ी जूता, जरूरत कितनी है ये बताओ, आवश्यकता कितनी है? ये धरती सभी लोगों की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन एक आदमी का भी ग्रीड पूरा नहीं कर सकती। भारत ये दिशा दे सकता है। और इसलिए अब हम लोग फिर आते हैं अपने भारत के ऊपर। भारत में एक प्रकृति थी, एक नेचर था, एक स्वभाव था मनुष्य का। हमने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा, अभी भी देखते हैं। एक जगमोहन जी गर्ग हमारे बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वे अमेरिका में प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग कॉलेज के। गाजियाबाद में आकर के उन्होंने वायर का फैक्ट्री लगाया। वो वायर जो भारत में नहीं बनता था, सैटेलाइट्स में काम आता था, मिसाइल्स में काम आता था, कंप्यूटर्स में काम आता था, वो वायर प्रोडक्शन उन्होंने किया। अच्छी फैक्ट्री है, गर्ग एसोसिएट करके, अच्छी कमाई भी होती है। लेकिन जगमोहन जी गर्ग केवल 3 या 4 जोड़ी कपड़ा रखते थे, बस ज्यादा रखना ही नहीं। पजामा फट गया, उसमें से रूमाल निकालते थे। रूमाल जब खराब हो गया तो गाड़ी पहुंचने के लिए पोंछा बना देते थे उससे। उन्हें जरूरत ही नहीं हमको। लेकिन वो ऐसे सज्जन थे, कहीं पर ही 5 लाख रुपया दान देना है तो दे दो, 20 लाख रुपया, हाँ दे दो उनको, अपना रिक्वायरमेंट कम से कम। एक पीसी रे नाम से प्रोफेसर जो केमिस्ट्री के थे कलकत्ता में, हम सब नाम जानते हैं, प्रफुल्ल चंद्र राय, वो भारत के केमिस्ट्री के एक तरह से इस युग के जनक माने जाते हैं। बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन 2 पैसा भी अपने ऊपर ज्यादा खर्च करने के लिए नाराज हो जाते थे। उनके बहुत रिसर्च स्कॉलर थे। एक बार उनका पेट खराब रहता था तो एक बच्चे को भेजा, स्टूडेंट को, रिसर्च स्कॉलर को, जाओ कुछ फल लेकर के आ जाओ। फल लेकर के आया, नाराज हो गए, इतना पैसा क्यों खर्च करके आए तुम? 2-4 पैसा ज्यादा खर्च हो गया होगा। ये बात तो लगभग 120 वर्ष पुरानी है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक सज्जन एक विद्यालय के लिए पैसा मांगने के लिए आए, तुरंत 2000 रुपए का चेक काट देते, जाओ उनको पैसा दो। अपने ऊपर 2 पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं करना, विद्यालय के लिए 2000 रुपया तुरंत दे देना। दैट वाज पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र राय, जो भारत के वर्तमान का जो केमिस्ट्री है उसके वे फादर माने जाते हैं। तो बंधु, अपनी रिक्वायरमेंट को कम करना, कितना कम कर सकते? गांधी जी के बारे में एक एग्जांपल है। गांधी जी 8 खजूर आधा गिलास दूध ये नाश्ता में लेते थे। वल्लभ भाई पटेल और कई लोगों ने, बापू बहुत कम लेते हैं, आपका शरीर कैसे चलेगा, ये 8 का 10 खजूर को 2 बढ़ा लो। तो गांधी जी कुछ बोले नहीं। इन्होंने 10 खजूर साफ करके रख दिया, सुबह नाश्ता के लिए बापू लेंगे। उनको आश्चर्य हुआ कि इस बार बापू ने 8 नहीं 6 खजूर खाए, बस 2 और छोड़ दिए। अरे ऐसा क्यों किए आप? अरे मेरा काम 8 में चलता था, मैंने सोचा 6 में देखता हूं, 6 में चलता है कि नहीं, 6 खाना है तो 6 खाऊंगा मैं, तो 8 क्यों खाना है? ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है, यजुर्वेद का है, बहुत सुंदर मंत्र है। सारी हिंदू फिलॉसफी एक श्लोक में आ जाती है, एक मंत्र में।
सारा ब्रह्मांड सारा है ये ईश्वर का है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, सारा ब्रह्मांड ईश्वर का है। अगली पंक्ति हमारे मतलब की है, ध्यान रखिए। वो ऋषि बोलता है तेन त्यक्तेन, तेरे पास जो भी कुछ है त्यक्तेन, दे दे उसको। तेन त्यक्तेन, उसमें से त्याग कर दे। भुंजी था, बाद में इसका उपयोग कर। जो शेष है उस शेष में तेरा है। आगे और महत्वपूर्ण लिखता है, एक प्रश्न करता है, और ये प्रश्न ऐसा करता है ऋषि, ये सनातन है, हजारों हजारों वर्षों चला रहा, आज भी वो उतना ही महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न करता है, मां ग्रध, तू लालच मत करना। कस्य स्विद धनम, ये धन किसका है? बस प्रश्न करके छोड़ दिया, उत्तर नहीं दिया। तू सोच, तेरे पास जो संपदा है, ज्ञान की है, शरीर का बल है, अर्थ है, जो भी प्रकार का धन है, वो किसका है? कस्य स्विद धनम, मैंने कोई अर्जन किया, मैं अच्छा सर्जरी का प्रोफेसर बन गया, ये सर्जरी का जो ज्ञान आया, ये कैसे किसका है? ये तेरा है क्या? नहीं, मेरा नहीं है। ये मुझको दसियों हजारों लोगों ने मिलकर दिया, तो मैं एक अच्छा सर्जन बन गया, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। ये मेरा नहीं है। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य लिखा और अंत में एक छोटा सा दोहा लिख दिया। वो लिखते हैं, बड़ा सुंदर ग्रंथ है गीता रहस्य, अंत में लिखते हैं, संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वाणी। उच्छिष्ट माने जूठन। संतों की, वो बड़े बड़े महान लोगों ने जो बोला, उनका मुंह से निकला झूठा, वो ही मैं बोल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है इसमें। संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वाणी, भेद भला मैं क्या उसका जानूं अज्ञानी। मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं, मैंने लिख जरूर दिया है, वही लिखा है, जो सुना था वही लिख दिया है, वो दूसरों का उच्छिष्ट है, मेरा नहीं है। कस्य, किसका है? तेरे पास जो धन आया, संपदा आया, इंडस्ट्री आई, ये वैभव आया, किसका है? वो ऋषि का प्रश्न शाश्वत है। वो नहीं है, प्रभु का है, वो समाज का है। समाज के कारण से मेरे पास आया है। हम कल्पना करें, मैं मान लो पीएचडी किया था, मैं जब अपना पीएचडी कर रहा था, मैं हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल में खाना खाता था, मेस में। उस मेस का जो कर्मचारी है, मेरे बर्तन साफ करता है, खाना बना के देता है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है मेरे पीएचडी में, मेरे रिसर्च वर्क में। वो लाइब्रेरी खोलता है, ताला खोलता है, झाड़ू लगाता है, कर्मचारी है, मेरे को पढ़ने के लिए टेबल मेज व्यवस्थित करता है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। मेरे लैब में मेरे टीचर, मेरे गाइड, सबका कंट्रीब्यूशन है। हाउ कैन आई से आई एम सेल्फ मेड? नहीं, गलत, ये गलत है। मेरे को एक घटना याद आती है। मैं एक पेपर पढ़ने के लिए गया जालंधर, मैं नया नया रिसर्च स्कॉलर था, नया नया गया, तो मैं मन में संकोच रहता था। मेरा एक पेपर अप्रूव हो गया, मैं पढ़ने के लिए जा रहा था, एक सेमिनार था। मैंने अपने गाइड को कहा, डॉक्टर साहब मैं पहली बार जा रहा हूं, तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, आप मेरे साथ चलोगे क्या? वहां चलेंगे, मेरा टिकट करा दो। उन्होंने अपने टिकट का पैसा दिया, मैंने टिकट करा दिया, लेकिन टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ। उनका भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। आगरा से हम लोग ट्रेन से निकल गए, लेकिन मेरे को संकोच लगा, हमको बर्थ नहीं मिला। खड़े खड़े जा रहे थे, मैंने फिर इधर से उधर से करके एक अखबार लिया और बाथरूम जो लेटरिन होता है उसके बगल में अखबार बिछा करके कहा, डॉक्टर साहब आप बैठ लीजिए। अब बताइए, मेरा रिसर्च के गाइड, मेरे वो प्रोफेसर, उनको मैंने कहा लेटरिन शौचालय के ट्रेन के जो 2 टियर था उसके बगल में, डॉक्टर साहब बैठ लीजिए। वो बैठ गए। पूरी रात वो शौचालय के बगल में बैठे 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 हम जालंधर पहुंचे। खैर उन्होंने मेरा जितना सहयोग करना था वो किया, मैं पेपर पढ़ करके आया, लेकिन मैं इस घटना को जीवन में भूलता नहीं कभी। मेरे रिसर्च के काम में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है उनका, मैं कैसे कह सकता हूं मैं अपने ताकत से, अपनी बुद्धि से बन गया? गलत बात। बंधुओं, जो वैदिक ऋषि बोलता है कस्य स्विद्धनम,
हो सकता है हमने 10 करोड़ रुपया कमाया, हमने 1000 करोड़ रुपया कमाया, हाँ हमारे बैंक में है, हमारे नाम से है। वो ऋषि पूछता है ध्यान करो ये किसका है। उन हजारों नौकरों का भी कंट्रीब्यूशन है जो पसीना बहाए थे, उनका कंट्रीब्यूशन है। उनका भी कंट्रीब्यूशन है जो इंजीनियर थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन थे, हमारे सामान को बिक्री करते थे, सबका कंट्रीब्यूशन है। हाँ मेरा भी है। मेरे पास जो भी कुछ है मन मस्तिष्क में है, बुद्धि में, शरीर में है या संपदा के रूप में है, ये परमात्मा का ही है, परमात्मा का है। ये अध्यात्म है, ये भारत की विशेषता है, ये दुनिया में कहीं नहीं है, ध्यान में रखना। भारत एक ऐसा देश है जिसने स्पिरिचुअल विजडम को और वर्ल्डली नॉलेज को एक साथ मिला करके सिंथेसिस किया है। बड़े से बड़े राजा भी कहता था धन मेरा नहीं, राज्य परमात्मा का है। महाराजा हर्षवर्धन कुंभ के मेले में आते थे, हर 12 वर्ष बाद सारा खजाना लेकर के आ जाते थे। किसको चाहिए बताओ? गुरुकुल को चाहिए, विद्यालय को चाहिए, अनाथालय को चाहिए, आश्रम को चाहिए, सबको दान देते थे, विद्वानों को दान देते थे, ले जाओ, सब दे दिया। आभूषण उतार के दान दे देते, सब दे दिया। अब अपनी बहन से कहते 2 वस्त्र हमको ला के दो। उनकी बहन 2 वस्त्र लेकर के खड़ी रहती थी। कुंभ में स्नान के समय अंतिम दिन कुंभ समापन होता था, अपनी बहन के द्वारा लाए गए 2 वस्त्र पहनकर, अपने वस्त्र भी दान में देकर, मिट्टी के पात्र लेकर राजा हर्षवर्धन चला जाता था। कन्नौज चक्रवर्ती सम्राट था वो। कस्य स्विद्धनम, राज्य मेरा नहीं है। शिवाजी महाराज ने भिक्षा में समर्थ गुरु रामदास को लिख के डाल दिया राज्य आपका। रामदास भिक्षा मांगने आए थे, राज्य आपका। समर्थ गुरु रामदास ने पर्ची निकाल करके देखा, अरे राज्य हमको दे दिए तुम? जी हां प्रभु आपको दे दिए। अरे तेरा राज्य कहां से हो गया ये? समर्थ गुरु रामदास ने एकदम कठोरता से शब्द बोल दिया, राज्य तेरा था ये। शिवाजी महाराज को गलती समझ में आ गया, तुरंत पैर पकड़ लिया। आप लोगों ने कभी कभी चित्र देखा होगा, समर्थ गुरु रामदास का खड़ाऊं पहन करके चित्र, शिवाजी महाराज पैरों में बैठे हैं। भूल ध्यान में आ गई, महाराज नहीं नहीं नहीं, राज्य मेरा नहीं। हाँ राज्य तेरा नहीं, राज्य प्रभु का है, ध्यान में रख, चलाना तेरे को है। कस्य स्विद्धनम, किसका राज्य है, धन किसका है? कभी कभी विस्मृति होती है। जब विस्मृति होती है तो समर्थ गुरु रामदास जैसा कोई खड़ा हो जाता है, कोई तिलक जैसा खड़ा होता है, कोई गांधी जैसा खड़ा होता है। बिरला जी ने एक पत्र लिखा अपने पुत्र बसंत कुमार बिरला जी को। बसंत कुमार से मिलने का कई बार हम लोगों को अवसर मिला था। बसंत कुमार बिरला को जो पत्र लिखा बिरला जी ने, वो लिखा, देखो एक बड़ी संपदा हम तुमको दे करके जाएंगे, लेकिन ध्यान में रखना वो तुम्हारी नहीं है, वो समाज की है। भोजन को औषधि के रूप में ही करना, जितना आवश्यक है उतना खर्चा करना, बाकी समाज की आवश्यकता के लिए दे देना। यह पत्र गूगल पर है, यह भारत की परंपरा है। कस्य स्विद्धनम, हम कहते भाई साहब ये मकान है, प्रभु की कृपा से मकान बन गया, फैक्ट्री प्रभु की कृपा से चल गई, बच्चों का विवाह अच्छा हो गया, प्रभु की कृपा से हो गया। कभी कभी कुछ अनिष्ट भी हो गया तो जैसी प्रभु की इच्छा, हम ऐसा मान के संतोष कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने भारत में जो एक संस्कृति विकसित की है, उसमें भौतिक उन्नति है पूरी, आध्यात्मिक उन्नति साइमल्टेनियसली है, अकेली ये नहीं, साथ साथ। और इसलिए अपने ऊपर कम से कम और लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा दे दो। हम जिस विद्यालय में इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, चंपा के बाद इंटर कॉलेज मथुरा का था, कोई चंपा देवी रही होंगी, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जोड़ी हुई दे दी, विद्यालय बनाओ बच्चों के लिए। आज से लो 80-90 वर्ष पहले। फिर एक दूसरी महिला थी, उनका नाम था मंदोबाई। मंदोबाई ने अपनी सारी संपत्ति जोड़ करके दे दी, नहीं बच्चे धूप में प्रार्थना करते हैं, उनके लिए हॉल बनाओ। बाद में मैंने मंदोबाई के बारे में पढ़ा जिन्होंने हॉल बनवाया था, तो ध्यान में आया बहुत कम कपड़े, बहुत कम सामान रखती थी, लेकिन उस समय भी आज से लो 70-80 साल पहले 10-12 हजार रुपया जोड़कर बचाकर बच्चों के लिए हॉल बनवाया। भाइयों ये आध्यात्मिक भाव है, तभी ऐसा होता है।
तब तो आध्यात्मिक भाव मन में नहीं आया, दूसरे के दुख को देख करके हमारा मन दुखी नहीं हुआ, तो क्या अध्यात्म है? भारत का मन ऐसा है, दूसरे के दुख को देखकर ये दुखी हो जाता है, उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करता है, इसको हम अध्यात्म कहते हैं। हम और तुम दो नहीं है, आप और हम एक ही है। तत्त्वमसि, जो मेरे अंदर है वही तो आपके अंदर है। जब कोरोना चल रहा था तो मेरे पास एक फोन मथुरा से आया, भाई साहब बड़ा एक दुख का विषय। मैंने क्या दुख, क्या? अरे बहुत लोग, हजारों लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बिहार तक जाएंगे। ये हरियाणा से, ये गुड़गांव से, दिल्ली से आ रहे कर्मचारी मजदूर लोग हैं, इनके पैरों में चप्पल नहीं है, मई जून का महीना है, गर्म बहुत है सड़क, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, आपको चप्पल दिलवा सकते हैं क्या हमको? मैं कितना चाहिए? 5-1 हजार तुरंत भिजवा दो आप, कम से कम। मेरे परिचित थे अपने ये एक्शन शू वाले, मैं सुभाष जी को फोन किया, सुभाष जी एक जरूरत आ गई। हाँ बताओ भाई साहब। एक 5,000 चप्पल चाहिए। बोले फैक्ट्री तो बंद है, फैक्ट्री तो चल ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैं, आप रुको, मैं 1 घंटे में आपको बताता हूं। उन्होंने आदमी भेजा, जा दौड़ के जा स्टोर में कितना सामान है। तो उन्होंने कहा नहीं है चप्पल, 5-7 हजार में भेजता हूं मैं। और देखिए एक 2-3 घंटे के अंदर एक बड़ा मेटाडोर भर के उन्होंने चप्पल भेज दिया मथुरा। और उन्होंने 2-3 कर्मचारियों को लगा करके कहा ऐसा करो, और 2-3 मशीनें चला दो, रबर का चप्पल बना दो। वो चप्पल जो मथुरा गया तो वो लोग हो गया तो बहुत महंगा चप्पल भेज दिया। ये तो कोई चप्पल का कीमत 2,000 रुपया है, 3,000 रुपया, ऐसे चप्पल भेज दिए। मैंने उनको फोन किया, अरे भाई साहब सामान्य चप्पल चाहिए था, गरीब लोगों को बांटना था, आप इतना महंगा चप्पल भेज दिए, ये बिक्री के लिए नहीं है, ये हमको देना है ऐसे ही। बोले वो चप्पल नहीं था, ये चप्पल था, मैंने यही भेज दिया। क्या बोले वो बोले कि ईश्वर की कृपा से एक अवसर ऐसा आया था, तो जो स्टॉक में था मैं सब भेज दिया। रबर वाला बनवाने के लिए मैंने मशीन चालू करा दिया, मैं कल और भेजूंगा। ये है अध्यात्म, और ये हर एक के अंदर है। दिल्ली में कोरोना के दिनों में हम लोग गरीब परिवारों में, जो गड़िया लोहार है, जो घुमंतु जाती है, सड़क के किनारे बैठते हैं, उनमें हम राशन बांटते थे। हमारे कार्यकर्ता एक पैकेट बना लिया, उसमें 5 किलो आटा है, 2 किलो दाल है, 2 किलो सूखा दूध है, चाय की पत्ती है, चीनी है, चावल है, सब बनाया और जाओ बांटो। हजारों पैकेट बांटते थे। एक लोहारों की बस्ती में गए, गड़िया लोहारों में गए, तो एक 50-60 परिवार होंगे, झोपड़ी में रहते हैं, कोई बिक्री तो हो भी नहीं रही थी, तो उन्होंने दे दिया। बाद में वो क्या कहते, भाई साहब आप कल भी आ सकते हैं क्या? हाँ कल आ जाएंगे। इनको लगा कि कुछ और परिवारों में भी देना है, तो और 50-60 पैकेट लेकर के, कार्टन लेकर के पहुंच गए। हाँ बताओ कहां देना है? नहीं देना नहीं है आज। आज हमने एक 51,000 रुपए इकट्ठा किया है, सब ने मिलकर के, हर एक घर से मांग लाए हम, आप भी तो कहीं से मांग के लाए होंगे, ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन आप ले लो और गरीबों को बांट देना। यह है अध्यात्म। वो सामान्य जो लोहार है, वो टेंट में रहता है, सड़क के किनारे है, घुमंतु जाति का है, इसके मन में भी है वही भाव, जो भाव एक्शन शू के मालिक के अंदर है, वही भाव इसके अंदर है। यह अध्यात्म एक है, ध्यान रखिए। यह भारत की बड़ी पूंजी है, और इसलिए हमको ठीक है उन्नति करनी है, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे एंटरप्रेन्योर, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, अच्छा उत्पादन, इकोनॉमी, जीडीपी सब आगे बढ़ाना है, लेकिन अध्यात्म के साथ there should be a proper synthesis between this worldly achievement, worldly knowledge and this spiritual wisdom. अगर स्पिरिचुअल विजडम और वर्च्यूज के साथ हमने इसका तालमेल ना बनाया तो एक राक्षसी वृत्ति निर्माण हो जाएगी। अपने ऊपर कम से कम धीरे धीरे अभ्यास करिए, तब हम दुनिया को एक ज्ञान दे सकते हैं। नहीं, सारी दुनिया कम से कम उपभोग की ओर बढ़े। अपनी सुधा मूर्ति जी जो हैं, हम जानते हैं, एक दिन मंदिर दर्शन को जा रही थी, अपने पिताजी को फोन किया, मैं वहां दर्शन करने जा रही हूं, तो मेरे को क्या छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो देखो ऐसा है, तुम जा रही हो ना, सबसे प्रिय चीज छोड़ देना,
जो तुमको सबसे प्रिय वो छोड़ देना। लोग छोड़ के आते, क्या छोड़ते हैं? वो आंवला छोड़ देंगे, आंवला खाते भी नहीं थे, छोड़ दिए। जिसका कोई उपयोग नहीं करते, कभी वर्ष 2 वर्ष में आ जाता है, नहीं वो छोड़ के आते नहीं। तो इनके पिताजी ने कहा जो तुमको सबसे ज्यादा प्रिय है वो छोड़ देना। अरे राम रे राम, बड़ा कठिन प्रश्न आ गया। इनके लिए सबसे प्रिय था साड़ी खरीदना। सुधा मूर्ति ने साड़ी खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है, मैंने मंदिर में जाकर के भगवान के सामने प्रण लिया, अब जीवन में कभी साड़ी नहीं खरीदूंगी, मैं नहीं खरीदूंगी, औरों के लिए खरीदूंगी, अपने लिए नहीं। बंधुओं, ये त्याग की भूमि है, ध्यान रखिए। गांधी जी कितना कपड़ा पहनते थे। वल्लभ भाई का स्वर्गवास जब हो गया तो उनका सामान देखा गया, एक 4-5 धोती, 4-5 कुर्ता मिला, वो भी अपने हाथ के द्वारा कटे हुए सूत का था। ये त्याग है। वल्लभ भाई कुछ भी खरीद सकते थे, वो देश के उप प्रधानमंत्री थे, बड़े बैरिस्टर भी थे, लेकिन नहीं, तेन तख्ते न भुंजी था। वो अध्यात्म राजनीति के साथ मिला हुआ था। एक राजा ने वल्लभ भाई को कहा था, वल्लभ भाई हमारे लिए कुछ प्रावधान अलग कर दो, हमारे कुछ अधिकार बढ़ा दो, हम अपना विलय करते हैं। तो वल्लभ भाई ने ऐसे हाथ करके कहा, राजा हमारी मुट्ठी में क्या है बताओ। राजा ने कहा हमको तो नहीं मालूम आपकी मुट्ठी में क्या है, क्या आप लेकर के, हमको नहीं मालूम। नहीं नहीं, इस मुट्ठी में 30 करोड़ लोगों का भरोसा है। अब चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, राजा साहब एक महल दे देते, ले लीजिए, लेकिन नहीं। अध्यात्म सत्य की ओर चलने को बार बार प्रेरित करता है। अध्यात्म असत्य का सहारा नहीं लेता। अध्यात्म धोखेबाजी की ओर नहीं ले जाता। और से भारत अनेक बार बहुत समृद्ध था, बहुत शक्तिशाली था। शालिवाहन, विक्रमादित्य, बप्पा रावल, ये चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, ये कोई छोटे राजा नहीं थे। राजेंद्र चोल, विजयनगर का साम्राज्य, ये बड़े राजा थे, लेकिन एक भी राजा ने कभी किसी को जाकर लूटा हो, कभी नहीं, नेवर। एक भी इंसिडेंस नहीं, वहां गए वहां लूट करके ले आए ना। क्यों? हर एक राजा के साथ एक अध्यात्म था। भविष्य में दुनिया को हम जो दे सकते हैं वो अध्यात्म है। और इसलिए अगला हमारा जो मॉडल बनेगा, हमारा जो आर्थिक ढांचा देश का बनेगा, वो वही बनेगा जो दुनिया को इंस्पायर करेगा, दुनिया को गाइड करेगा। क्या? ठीक है, साइंस का डेवलपमेंट पूरा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी आनी चाहिए, लेकिन पूरे दुनिया के 750 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए, 750 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, रहने के लिए छोटा सा ही कोनो मकान चाहिए। इसके साथ दुनिया उन्नति करे, मिनिमम कंजम्पशन की ओर सारा जगत चले, सारी दुनिया चले, तब ये हमारा इकोलॉजी का जो इक्विलिब्रियम है, जो बिगड़ गया है, ये ठीक दिशा में आ सकता है। भारत ही एकमात्र उसकी आशा। ध्यान रखिए, दुनिया में कोई भी समाज, कोई भी देश इसको गाइड नहीं कर सकता है, लेकिन भारत ही अगर अमेरिका के रास्ते पर चल पड़ा तब क्या होगा? बहुत चिंता की बात है। कुछ है, हम जब टेक्नोलॉजी लेते हैं तो अकेली टेक्नोलॉजी नहीं आती है, अपने राज रंग के साथ आती है। जो वहां है वो यहां आने लगता है। आज दुनिया में ताकत बहुत है, हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है। मेरे मोबाइल में 10, 15 हजार, 20 हजार नंबर सबके पास होंगे। आप ध्यान से सोचिए, आपका कौन है इन 5,000 नंबरों में? कौन ऐसा है जो आपके साथ 10 दिन रहेगा, आपकी जरूरत पड़ने पर 10 दिन 20 दिन आपके साथ रहेगा? ऐसा कौन है? ऐसी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है। 5,000 में और कौन है? और आज तो भाई बेटा भी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी कठिनाई है। तो सामर्थ्य आया, हमारे पास पैसा आ गया, हमारे पास एसेट्स आ गए, हमने भौतिक संपदा खड़ी कर ली, मोबाइल में नंबर कनेक्टिविटी बहुत बड़ी है, लेकिन हम अकेले हैं। ध्यान रखिए। तो मैन इज बिहेविंग लाइक बिलियर्ड्स बॉल। बिलियर्ड की गेंद ऐसे ऐसे बिहेव करता है।
आता है, टकरा के दूर हट जाता है। एक अपार्टमेंट में अगर 100 लोग हैं तो 10 लोग मिलकर नहीं बैठते कभी भी। वो बगल वाले को नहीं जानता, वो इधर वाले को नहीं जानता, ऊपर को नहीं जानता, मतलब भी नहीं रखता, बात भी नहीं करता। कोई बात करता है तो कहता क्या बात है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ऐसे बोलता है। अपने बच्चों को दूसरे के घर नहीं भेजता है, बिना काम के बिना बात के किसी के घर नहीं जाता है। ये हमने क्यों बदल दिया अपना स्वभाव? इसलिए मेरी पहली अपेक्षा, बिना काम के दूसरों के घर जाना शुरू कर दीजिए। बिना स्वार्थ के संबंध बनाइए। बिना काम के अपने मित्रों को बुलाइए, खाने पे बुलाइए, नाश्ता पे बुलाओ, चाय पे बुलाओ, गप मारो। वो थोड़ी देर को टीवी बंद करो, थोड़ी देर को मोबाइल बंद कर दो, दूर रख दो। हर दिन घंटा 2 घंटा इस काम के लिए निकालो, अपने बच्चों के साथ बैठो। ये ह्यूमन रिलेशनशिप खत्म हो रही है दुनिया में, और इसलिए असहिष्णुता बढ़ रही है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। जरा सी देर में बेटा मां को गाली देता है, मां को मार देता है, भाई भाई के खिलाफ मुकदमा चला देता है, भाई भाई को गोली मार देता है, छोटा सा बच्चा स्कूल में गोली चला देता है। सारी दुनिया इस इंटॉलरेंस से परेशान है। हर साल अमेरिका के अंदर सैकड़ों इंसिडेंट्स होते हैं, बच्चे गन लेके आते हैं, बच्चों को मार देते, टीचर्स को मार देते। ये समस्या भारत में नहीं आ रही, ऐसा नहीं है, भारत में भी आ रही है। तो पहली बात, ह्यूमन रिलेशनशिप को अच्छा करिए। बिना किसी काम के 5 7 10 लोग मिलकर के गप मारिए, कुछ मत करिए। शतरंज खेलिए, लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, हंसी मजाक करिए, चुटकुले सुनाइए, कहानी कैसे सुनाइए। आत्मीयता सबसे बड़ी चीज है। बच्चे विदेश चले जाते हैं, मां बाप को फोन भी नहीं करते। हजारों परिवार आज ऐसे देश में, लाखों परिवार ऐसे, बच्चे बड़े हो गए, विदेश चले गए, अब नहीं आते, वहीं से फोन करते हैं, उनका क्रीमेशन कर देना, कितना खर्चा है बताना। क्या हो गया है ये? समस्या है। संपत्ति आई, संपदा आई, वैभव भी आया, कुछ चला गया। भारत में अल्कोहल का कंजम्पशन अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है, ध्यान रखिए। क्या हो रहा है ये? कितना नॉनवेज खाने लग गए, जरूरत थी क्या? क्लाइमेट चेंज में नॉनवेज का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखिए। हमारा देश एक विशेष प्रकार से था, और इसलिए ये जो सिविलाइजेशनल चेंज हो रहा है, आर्थिक उन्नति के साथ साथ हमारा आध्यात्मिक भाव घट न जाए, कम न हो जाए, ह्यूमन रिलेशनशिप, नेचर के साथ रिलेशनशिप ये बिगड़ न जाए, हम सहयोगी के नाते से खड़े हो। एक परिवार में, संपन्न परिवार था, इस संपन्न परिवार की महिला ने पड़ोस में बच्चे को भेजा, बेटा उनके चला जा, जरा एक सामान मांग करके ले आ। वो बेटा गया, वो आंटी जी हमारी मम्मी ने कहा, अच्छा बेटा अभी दे दिया। ये बेटा पूछता है, ये सामान क्यों मंगाया आपने, ये आपके पास था ना? तो इसकी मां बोलती है, हाँ मेरे पास था बेटा, लेकिन वो सामान्य परिवार के लोग हैं ना, मैंने उनसे मंगाया है, कल को वो मेरे से मांगने आ जाएगी, नहीं तो उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। वो दूसरे परिवार के लोग मेरे घर मांगने आ जाएं, इसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही। आज संबंध ही नहीं बचे। ये बड़ा भारी क्राइसिस, बड़ी चुनौती है। हम बहुत कुछ पा रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ खोकर। और इसलिए आर्थिक उन्नति, वो मॉडल वही अपने दुनिया में सरवाइव करेगा जो सारे क्लाइमेट को भी नहीं बदले। क्लाइमेट को सुरक्षित रखना है, कंजम्पशन को कम करना है, ह्यूमन रिलेशनशिप को अच्छे बढ़ाना है, अपने को आत्मिक भाव सबके अंदर धीरे धीरे लाना है। परिवार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। थोड़ा कम कमाई होगी चल जाएगा, देखिए माँ बाप के साथ रहना अगर छूट गया, भाई बहनों के साथ रहना छूट गया, भतीजे भांजों की चर्चा चिंता कम कर दी और कमा बहुत लिया, तो आप सोचिए क्या होगा उसका। फिर आदमी अंदर की गरीबी को छिपाने के लिए बाहर खर्चा करता है। अगर कोई आदमी 100 करोड़ का लहंगा पहनता है, समझ लीजिए अंदर की गरीबी बहुत गहरी है। अगर कोई आदमी विवाह में 1000, 2000, 5000 करोड़ खर्चा करता है, तो समझ लीजिए अंदर कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो चुका है।
अंदर की गरीबी को ढकने के लिए, आवरण चढ़ाने के लिए ये फर्जी नौटंकी करता है। अंदर कुछ नहीं बचा, पैसा इकट्ठा किया है बस। और इसलिए हमारा देश पैसों को महत्व देता है, देना चाहिए, देना है, लेकिन एक सीमा तक बस। उसके आगे अध्यात्म है। परमात्मा हमारी आवश्यकताएं पूरी करे, परमात्मा विश्व की आवश्यकताएं पूरी करे, देश में कोई गरीब न रहे, देश में कोई भी रोगी बिना इलाज के न रहे, कोई बच्चा बिना शिक्षा के न रहे, ऐसा देश विकसित हो जाए। बंधुओं, 50% महिलाएं देश में एनीमिक है, ध्यान रखिए। 25% बच्चे कुपोषण से पीड़ित है, लेकिन भारत में बिलियनर्स की संख्या बढ़ रही है। उस देश का क्या हाल होगा इस देश की 50% महिलाएं एनीमिक होगी? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये कैसा डेवलपमेंट है? टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ है। हर टेक्नोलॉजी एक निश्चित परसेंटेज को जॉब के बाहर कर देती है। ये कैसा हमारा मॉडल है? ये मॉडल नहीं चाहिए, ये मॉडल वायबल नहीं है। ये मॉडल जो है लोगों के अंदर गुस्सा भरेगा, क्रोध भरेगा। ये मॉडल ऐसा है जो भविष्य में बड़ी अशांति ला सकता है, बड़ी अशांति ला सकता है। और कई बार अशांति पता नहीं चलता है, विस्फोट होता है तब पता लगता है। और इसलिए जो आर्थिक ढांचा भारत का जो भी बनेगा अब भविष्य में, वो ऐसा बने जो हमारे जीवन मूल्यों पर आधारित हो, अध्यात्म पर आधारित हो, त्याग पर आधारित हो, प्रेम पर आधारित हो, सबको साथ लेकर के चलने के मौलिक सिद्धांत पर आधारित हो। सारी प्रकृति, अपनी नदियां, अपना वायुमंडल, इसको संरक्षित करते हुए विकसित हो। धरती केवल मनुष्य के लिए नहीं है, चिड़िया के लिए भी है। मैं गांधीधाम गया था एक दिन, अभी 4-5 महीने पहले। तो एक जिस परिवार में रुका था, बड़े अच्छे उद्योगपति है, अच्छी इंडस्ट्री चलाते हैं, पैकेजिंग का काम है उनका। उनका पिताजी कहाँ है? पिताजी गांव में रहते हैं। गांव कितना दूर है? 20 किलोमीटर दूर है। वो क्या करते हैं गांव में? वो गांव में खेती देखते हैं। मेरे को आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, पिताजी खेती क्यों देखते हैं? लेकिन एक सीधा पूछना भी कठिन था। फिर गांव में क्या क्या करते हैं, कैसे दिनचर्या? नहीं, वो खेती करते हैं। कितना पैदा कर? हाँ, 200-250 कुंटल अन्न पैदा होता है। अच्छा, फिर मेरे मन में कोई प्रश्न आया, लेकिन पूछना मैं उचित नहीं समझा। बाद में वे बोले, वो समझ गए मेरे मन में कुछ चल रहा है। बोले, भाई साहब, जितना पैदा होता है ना, उसमें से 2-3 कुंटल वो कबूतर के लिए, 2-4 कुंटल, 5 कुंटल वो मंदिर के लिए, 5-7-10 कुंटल वे एक आश्रम में वहां देते हैं, एक कुछ गरीब कन्याओं की शादी के लिए दे देते हैं। वो जो पैदा करते हैं उसमें से कुछ नहीं लेते। यह है कृषि। अर्थात मेरे पास जमीन है, मेरे पास परिश्रम करने का सामर्थ्य है, लेकिन चिड़िया है, बैल है, गाय है, एक गरीब महिला है, मंदिर है, ये आश्रम है, मैं इसके लिए पैदा करके दे दूं। बाकी तो फैक्ट्री अच्छी है। ये श्रममय जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है। भारत ऐसे जीवन का प्रतीक है। भारत ये बात विश्व को दे सकता है, और केवल भारत ये बात दे सकता है। ये बात ध्यान में अपने को रखनी है। जो व्यक्ति बहुत अधिक त्याग करता है, वही व्यक्ति उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। भारत ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है, लेकिन आज हमारे बच्चों को ये उदाहरणों को बताता ही नहीं है। बच्चों के सामने जो एग्जाम्पल आते हैं, कुछ दूसरे आते हैं, उनको कुछ दूसरी बातें बताई जाती है। और श्रवण कुमार का कोई घटना बच्चों को बताते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। हरिश्चंद्र सत्य के लिए डटे रहे, कौन बताता है? ये कम लोग बताते हैं। नचिकेता की घटना कौन बताता है घर में? नहीं बताते। राजेंद्र बाबू जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, 2 बार बड़ी कोठी दान में कर दिए, लेकिन राष्ट्रपति भवन से जाने वाले थे तो बिहार के मुख्यमंत्री को फोन करके कहे थे, मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है, सदाकत आश्रम में 2 कमरे मेरे नाम से बुक कर दो। कैन वी इमेजिन? 2 टाइम प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ए नाइस एडवोकेट, लेकिन जब राष्ट्रपति भवन से जा रहे थे, उनके पास 1 कमरा भी रहने के लिए नहीं था। सदाकत आश्रम में 2 कमरे उन्होंने बुक कराए, वहां जाकर के रहे। एक दिन जयप्रकाश बाबू उनके पास पहुंचे, बरसात हो रही थी, तो देखा कि एक की छत टपकती है, वो बाल्टी लगा देते उसके नीचे। उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन किया,
राजेंद्र राजेंद्र आप बताए क्यों नहीं आप उसको? अरे नहीं भाई ठीक है, कितना लंबा जीना है, ज्यादा जीना भी नहीं है, अब अंतिम समय आ गया, ठीक है वो पानी टपकता तो है, मैं बाल्टी लगा देता हूं। अब आप कल्पना करिए, जो 2 बार राष्ट्रपति रहा वैसे 2 कमरे में रहता था, आज की छत टपकती थी, सब कुछ था, सब कुछ छोड़ करके वे राष्ट्रपति बने थे, सब कुछ छोड़ करके वे राजनीति में आए थे, राजनीति में आकर के सब कुछ पाया, ऐसा नहीं था। तो जहां कहीं डेविएशन आए, विचलन आवे, कहीं रास्ता भटकने का हो, तो हमारे जो महापुरुष जो है ये मार्ग बताते हैं। अंत में एक ही बात कहूंगा, महाभारत में युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा जब संकट आता है तो मार्ग क्या है, जो लंबा श्लोक है वो नहीं बताता, अंत में बताता हूं। देखो ये धर्म का जो तत्व है ये कठिन है समझना और समझाना। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व है अंधेरी गुफा में पता नहीं चलता है। और इसलिए ध्यान रखो, महाजनो ये न गतो सपंथा, जिस रास्ते पर श्रेष्ठ लोग चले हैं वो मार्ग उचित है, उसी पर चलने का प्रयत्न करो। मैं आप सभी से बड़ा करबद्ध याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप श्रीमंत लोग हैं, भारत की इस महान परंपरा को ध्यान में रखिए। भारत के पास कुछ है, जो भी कुछ है अपना वो अध्यात्म है। संपत्ति आएगी और चली जाएगी, बड़ा बड़ा वैभव आया और चला गया, लेकिन भारत ने अध्यात्म को नहीं छोड़ा। भयंकर गरीबी में भी भारत ने नीति को, सिद्धांत को, सत्य को नहीं छोड़ा। भारत ने आचरण की श्रेष्ठता को कभी भी गिरने नहीं दिया। गरीबी में भारत रहा, भारत ने पकड़ के रखा वो अध्यात्म था। हम अपने अध्यात्म को पकड़ करके रखें, अध्यात्म के सहारे अपने जीवन को, अपनी योजना को क्रियान्वित करें। भारत सारे विश्व को एक नया मार्ग दिखाएगा। विश्व तो भटक रहा है, ये भटकेगा, बिना अध्यात्म के इसको कोई राह नहीं है। राह दिखाने का काम केवल और केवल भारत का है। आर्नोल्ड टाइनबी ने एक रामकृष्ण मिशन की पुस्तक की भूमिका में लिखा है, वो लिखा है अब ये अवश्यंभावी विनाश की ओर दुनिया बढ़ रही है, अनअवॉइडेबल डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रही है। द ओनली वे इज द हिंदू वे, ओनली वे इज द इंडियन वे। यहां पर 2 बातें हैं, यहाँ एक स्पिरिट भी है, एक एटीट्यूड भी है। स्पिरिट माने अध्यात्म है, एटीट्यूड माने अध्यात्म को ध्यान में रख करके जीने वाला एटीट्यूड है। बट दिस इज द ओनली वे। आर्नोल्ड बोलता है अगर दुनिया अपने अवश्यंभावी विनाश से बचना चाहती है, देयर इज नो अदर वे, ओनली वे इज द इंडियन वे। हियर इज स्पिरिट एंड हियर इज एन एटीट्यूड। यहां सारी दुनिया को एक परिवार मान करके आगे बढ़ने की परंपरा है, अभ्यास है। सारी दुनिया भारत का शरण ले ले, लेकिन भारत ठीक मार्ग पर चलता रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।